ये रहा सेक्शन 18 सर, बहुत सिंपल है सर, एकदम सिंपल सर, एकदम सिंपल, मस्त है सेक्शन 18 सर। ऐसा कोई भी आदमी who has applied for registration within 30 days from the date he become liable to register, मैंने आप लोगों के लिए डेट्स भी लिखी सर। सर 1 जनवरी को लाइबल था सर, 30 डेज के अंदर अप्लाई कर दिया सर, अच्छा इंसान है सर। तो सर जिस दिन लाइबल था उसके एक दिन पहले से लेके 1 साल पहले तक जितना भी 1 साल, ये 1 साल जितना भी इनपुट उसके पास स्टॉक में होगा उसकी क्रेडिट वो ले सकता है सर। कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विस की नहीं मिलेगी, सिर्फ इनपुट की ले पाएगा। समझ आया? कोई आदमी है जो वॉलेंट्री रजिस्टर सामने से आके रजिस्टर कर रहा है, तो सरकार बोली कब आया? 1 जनवरी को आया सर, 15 को उसको आरसी ग्रांट कर दिए सर। 1 तारीख को उसने अप्लाई किया मुझे रजिस्ट्रेशन दे दो, और 15 को उसको आरसी ग्रांट कर दिए सर। सरकार बोली वेरी नाइस। तो 14 एक दिन पहले से लेके 1 साल पहले तक जितने भी इनपुट है जो उसके पास स्टॉक में है उसकी क्रेडिट मिल जाएगी सर। इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स की मत लेना सर। समझ आया? क्लियर हुआ? सर कोई पर्सन एग्जेम्प्ट से टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है या कंपोजिशन से स्कीम से रेगुलर में जा रहा है, तो सरकार बोली कब? मैं बोला यार 1 तारीख को, 1 जनवरी को। तो सरकार बोली उसके एक दिन पहले, 1 तारीख को वो रेगुलर स्कीम में गया या सर एग्जेम्प्ट से टैक्सेबल में आ गया, तो उसका एक दिन पहले सर से लेके 1 साल पहले तक सर जितने भी इनपुट होंगे सर उन पूरे इनपुट्स की क्रेडिट मिल जाएगी। पर यहां पर सर कैपिटल गुड्स की भी मिल जाती है सर, बट कैपिटल गुड्स की ना हमें 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ प्रोपोर्शनेट करना पड़ता है सर। हरी बात समझ? कैपिटल गुड्स का हमें सर प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। प्रोपोर्शनेट कब से करेंगे सर? जब से खरीदे सर कैपिटल गुड्स, तब से लेके जब तक उसको आप कहां पर लेके आ रहे हो सर, रेगुलर पर्पस या टैक्सेबल पर्पस के लिए लेके आ रहे हो सर, उतने टाइम पीरियड की क्रेडिट आप माइनस कर दोगे और बैलेंस क्रेडिट ले लोगे सर। सर क्यों? क्योंकि पहले तो आप एग्जेम्प्ट और कंपोजिशंस के लिए यूज कर रहे थे ना, तो उतने टाइम की क्रेडिट आपको नहीं मिलनी चाहिए, उसके बाद ही की तो क्रेडिट हमें मिलनी चाहिए। उसके पहले की क्रेडिट आप कैसे ले सकते हो सर? उसके बाद की क्रेडिट लो ना सर। समझ आया? ठीक है सर। डिक्लेरेशन कितने दिन के अंदर देना पड़ता है? विद इन 30 डेज सर। कितना आपके पास इनपुट है, क्या आपके पास कैपिटल गुड्स है, उसकी डिक्लेरेशन 30 डेज के अंदर। सर सीए और सीएमए का सर्टिफिकेट लगेगा अगर आपकी आईटीसी 2 लाख से ज्यादा है तो। समझ आया? अब सर कोई पर्सन है जो टैक्सेबल या रेगुलर स्कीम में था, अब वो एग्जेम्प्ट में जा रहा है या वो रेगुलर से कंपोजिशन में जा रहा है, तो सरकार बोली सुन भाई, तेरे पास जितना भी इनपुट पड़ा हुआ है स्टॉक में उसको तू प्रोपोर्शनेट कर और प्रोपोर्शनेट क्रेडिट रिवर्स कर दे। मतलब पहले तूने टैक्सेबल और रेगुलर के लिए यूज किया था उतनी क्रेडिट तू ले सकता है, अब बाद में तू एग्जेम्प्ट और कंपोजिशन के लिए जा रहा है तो क्रेडिट नहीं मिलेगी। दूसरा कैपिटल गुड्स, बोले कैपिटल गुड्स के केस में यहां पर डिवाइड बाय 60 कर देना, क्योंकि हम कैपिटल गुड्स की लाइफ कितनी मानते हैं? 5 साल। डिवाइड बाय 60 कर लेना, और जितने टाइम पीरियड तू टैक्स और रेगुलर स्कीम के लिए यूज किया था उतना माइनस कर लेना टोटल क्रेडिट में से। बैलेंस क्रेडिट जो होगी वो हम तेरे से क्या करवा देंगे? रिवर्स करवा देंगे। क्यों रिवर्स कराएंगे? क्योंकि अब तू कहां जा रहा है? एग्जेम्प्ट और कंपोजिशन में। तो अब तू क्रेडिट का क्या करेगा? अब तू क्रेडिट का क्या करेगा? मैं बोला सुनो, मान लो इनपुट और कैपिटल गुड्स दोनों को ऐड किया, और दोनों ऐड करने के बाद मान लो मेरे क्रेडिट लेजर में 1 लाख रुपए है और यहाँ 80,000 आ रहा है, तो बैलेंस क्रेडिट का क्या होगा? सरकार बोली खत्म, वो जो बैलेंस तेरी 20,000 की क्रेडिट बची है वो लैप्स हो जाएगी सर। मैं बोला मान लो अगर मेरे पास यहाँ 80,000 पड़ा हुआ है और यहाँ 1 लाख आ रहा है, तो सरकार बोली फिर तेरे को 20,000 पे करना पड़ेगा। GSTR 3 भी फाइल करेगा और पे करेगा सर। और मान ले अगर कोई इनपुट है या कैपिटल गुड्स है जिनकी तू वैल्यू नहीं बता पाएगा, सरकार बोली उस केस में फिर हम इनपुट की क्या ले लेंगे? मार्केट प्राइस ले लेंगे। समझ आया? उसके बाद हमने बोला सर कि क्या मैं अपने कैपिटल गुड्स को बेच भी सकता हूं? हाँ सर बिल्कुल बेच सकता हूं। सरकार बोली वेरी गुड, अगर तूने कैपिटल गुड्स को यूज करके बेच दिया तो सरकार बोलती जितनी उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू है उससे अपन जीएसटी का रेट मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी रेट होगा, या फिर 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, क्योंकि इतने टाइम पीरियड तूने क्या किया? टैक्सेबल पर्पस के लिए यूज किया।
तो मान ले अगर तूने, एक एग्जाम्पल, मान ले अगर तूने सर 4 क्वार्टर यूज किया तो 4 क्वार्टर इंटू 5% कितना हो गया 20%। तेरी टोटल क्रेडिट 1 लाख की है तो 1 लाख में 20% हम हटा देंगे, तो सर 80,000 जो बचा तेरा, ये 80,000 की क्रेडिट और जितना भी तेरा ट्रांजेक्शन वैल्यू रहेगा उसमें तेरा परसेंटेज मल्टीप्लाई होगा, दोनों में विच एवर इज हायर जो रहेगा वो हायर हम तेरे से क्या करा देंगे, रिवर्स करा देंगे, हम तेरे से ले लेंगे सर। क्यों? क्योंकि तू बेच दिया है, बेच दिया है मतलब तेरे को वो क्रेडिट नहीं मिलनी चाहिए। समझ आया? बैठा दिमाग में? तो मैं सरकार से पूछा ये जो 20% माइनस करा ये क्या था? सरकार बोली ये 20% वो था जितने टाइम तूने यूज किया है, यूज किया वो तेरा अधिकार है, तू क्रेडिट ले, बट जब तू यूज करने के बाद उसको बेचने निकल गया तो जो तेरी बेच दिया है, अब जो तेरी बैलेंस क्रेडिट है तो वो हमें वापस कर दे। आपको पता है वापस क्यों करना पड़ता है? क्योंकि जब हम रियल लाइफ में कोई चीज खरीदते हैं ना तो पूरी क्रेडिट एक बार में क्रेडिट लेजर में चल जाती है, इसीलिए वो हमसे रिवर्स कराते हैं, और रिवर्स जो कराते हैं वो हमसे जीएसटीआर 3B में पे करवाते हैं सर, वही रिवर्स होता है। समझ आया? दोनों में विच एवर इज हायर हमें पे करना पड़ता है सर। देखो मैंने लिखा भी है, टोटल आईटीसी -5% पर क्वार्टर और पार्ट दे रहा हूं, उसके निकालेंगे बैलेंस जो आएगा और यहां पर जो आएगा, दोनों में विच एवर इज हायर हमें पे करना है सर। समझ आया? पर सर रिफैक्ट्री ब्रिक्स, मोल्ड, डाइस, जिग्स, फिक्सचर जो सप्लाई किए हैं एज अ स्क्रैप सप्लाई करते हैं तो उसके ट्रांजेक्शन वैल्यू पे ही जीएसटी लगेगा सर। समझ आई कहानी? ये पूरा सेक्शन 18 एक साथ है, पूरा सेक्शन 18 एक साथ है। अब इधर उधर सेक्शन 18 के लिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं, जाने की जरूरत नहीं है सर। अगला ये रहा सेक्शन 18 सर, बहुत सिंपल है सर, एकदम सिंपल सर, एकदम सिंपल, मस्त है सेक्शन 18 सर। ऐसा कोई भी आदमी who has applied for registration within 30 days from the date he become liable to register, मैंने आप लोगों के लिए डेट्स भी लिखी सर। सर 1 जनवरी को लाइबल था सर, 30 डेज के अंदर अप्लाई कर दिया सर, अच्छा इंसान है सर। तो सर जिस दिन लाइबल था उसके एक दिन पहले से लेके 1 साल पहले तक जितना भी, 1 साल, ये 1 साल जितना भी इनपुट उसके पास स्टॉक में होगा उसकी क्रेडिट वो ले सकता है सर। कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विस की नहीं मिलेगी, सिर्फ इनपुट की ले पाएगा। समझ आया? कोई आदमी है जो वॉलेंट्री रजिस्टर सामने से आके रजिस्टर कर रहा है, तो सरकार बोली कब आया? 1 जनवरी को आया सर, 15 को उसको आरसी ग्रांट कर दिए सर, 1 तारीख को उसने अप्लाई किया मुझे रजिस्ट्रेशन दे दो, और 15 को उसको आरसी ग्रांट कर दिए सर। सरकार बोली वेरी नाइस। तो 14 एक दिन पहले से लेके 1 साल पहले तक जितने भी इनपुट है जो उसके पास स्टॉक में है उसकी क्रेडिट मिल जाएगी सर। इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स की मत लेना सर। समझ आया? क्लियर हुआ? सर कोई पर्सन एग्जेम्प्ट से टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है या कंपोजिशन से स्कीम से रेगुलर में जा रहा है, तो सरकार बोली कब? मैं बोला यार 1 तारीख को, 1 जनवरी को। तो सरकार बोली उसके एक दिन पहले, 1 तारीख को वो रेगुलर स्कीम में गया या सर एग्जेम्प्ट से टैक्सेबल में आ गया, तो उसका एक दिन पहले सर से लेके 1 साल पहले तक सर जितने भी इनपुट होंगे सर उन पूरे इनपुट्स की क्रेडिट मिल जाएगी। पर यहां पर सर कैपिटल गुड्स की भी मिल जाती है सर, बट कैपिटल गुड्स की ना हमें 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ प्रोपोर्शनेट करना पड़ता है सर। हरी बात समझ? कैपिटल गुड्स का हमें सर प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। प्रोपोर्शनेट कब से करेंगे सर? जब से खरीदे सर कैपिटल गुड्स, तब से लेके जब तक उसको आप कहां पर लेके आ रहे हो सर, रेगुलर पर्पस या टैक्सेबल पर्पस के लिए लेके आ रहे हो सर, उतने टाइम पीरियड की क्रेडिट आप माइनस कर दोगे और बैलेंस क्रेडिट ले लोगे सर। सर क्यों? क्योंकि पहले तो आप एग्जेम्प्ट और कंपोजिशंस के लिए यूज कर रहे थे ना, तो उतने टाइम की क्रेडिट आपको नहीं मिलनी चाहिए, उसके बाद ही की तो क्रेडिट हमें मिलनी चाहिए। उसके पहले की क्रेडिट आप कैसे ले सकते हो सर? उसके बाद की क्रेडिट लो ना सर। समझ आया? ठीक है सर। डिक्लेरेशन कितने दिन के अंदर देना पड़ता है? विदिन 30 डेज सर। कितना आपके पास इनपुट है, क्या आपके पास कैपिटल गुड्स है, उसकी डिक्लेरेशन 30 डेज के अंदर। सर सीए और सीएमए का सर्टिफिकेट लगेगा अगर आपकी आईटीसी 2 लाख से ज्यादा है तो। समझ आया? अब सर कोई पर्सन है जो टैक्सेबल या रेगुलर स्कीम में था, अब वो एग्जेम्प्ट में जा रहा है या वो रेगुलर से कंपोजिशन में जा रहा है, तो सरकार बोली सुन भाई
तेरे पास जितना भी इनपुट पड़ा हुआ है स्टॉक में, उसको तू प्रोपोर्शनेट कर और प्रोपोर्शनेट क्रेडिट रिवर्स कर दे। मतलब पहले तूने टैक्सेबल और रेगुलर के लिए यूज किया था, उतनी क्रेडिट तू ले सकता है। अब बाद में तू एग्जेम्प्ट और कंपोजिशन के लिए जा रहा है तो क्रेडिट नहीं मिलेगी। दूसरा कैपिटल गुड्स, बोले कैपिटल गुड्स के केस में यहां पर डिवाइड बाय 60 कर देना, क्योंकि हम कैपिटल गुड्स की लाइफ कितनी मानते हैं, 5 साल। डिवाइड बाय 60 कर लेना, और जितने टाइम पीरियड तू टैक्स और रेगुलर स्कीम के लिए यूज किया था उतना माइनस कर लेना टोटल क्रेडिट में से। बैलेंस क्रेडिट जो होगी वो हम तेरे से क्या करवा देंगे, रिवर्स करवा देंगे। क्यों रिवर्स कराएंगे, क्योंकि अब तू कहां जा रहा है, एग्जेम्प्ट और कंपोजिशन में। तो अब तू क्रेडिट का क्या करेगा, अब तू क्रेडिट का क्या करेगा। मैं बोला सुनो, मान लो इनपुट और कैपिटल गुड्स दोनों को ऐड किया, और दोनों ऐड करने के बाद मान लो मेरे क्रेडिट लेजर में 1 लाख रुपए है और यहाँ 80,000 आ रहा है, तो बैलेंस क्रेडिट का क्या होगा, सरकार बोली खत्म, वो जो बैलेंस तेरी 20,000 की क्रेडिट बची है वो लैप्स हो जाएगी सर। मैं बोला मान लो अगर मेरे पास यहाँ 80,000 पड़ा हुआ है और यहाँ 1 लाख आ रहा है, तो सरकार बोली फिर तेरे को 20,000 पे करना पड़ेगा। GSTR 3 भी फाइल करेगा और पे करेगा सर। और मान ले अगर कोई इनपुट है या कैपिटल गुड्स है जिनकी तू वैल्यू नहीं बता पाएगा, सरकार बोली उस केस में फिर हम इनपुट की क्या ले लेंगे, मार्केट प्राइस ले लेंगे। समझ आया। उसके बाद हमने बोला सर कि क्या मैं अपने कैपिटल गुड्स को बेच भी सकता हूं। हाँ सर बिल्कुल बेच सकता हूं। सरकार बोली वेरी गुड, अगर तूने कैपिटल गुड्स को यूज करके बेच दिया तो सरकार बोलती जितनी उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू है उससे अपन जीएसटी का रेट मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी रेट होगा, या फिर 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, क्योंकि इतने टाइम पीरियड तूने क्या किया, टैक्सेबल पर्पस के लिए यूज किया। तो मान ले अगर तूने, एक एग्जांपल, मान ले अगर तूने सर 4 क्वार्टर यूज किया तो 4 क्वार्टर इंटू 5% कितना हो गया, 20%। तेरी टोटल क्रेडिट 1 लाख की, तो 1 लाख में 20% हम हटा देंगे, तो सर 80,000 जो बचा तेरा, ये 80,000 की क्रेडिट और जितना भी तेरा ट्रांजेक्शन वैल्यू रहेगा उसमें तेरा परसेंटेज मल्टीप्लाई होगा। दोनों में विच एवर इज हायर जो रहेगा वो हायर हम तेरे से क्या करा देंगे, रिवर्स करा देंगे, हम तेरे से ले लेंगे सर। क्यों, क्योंकि तू बेच दिया है, बेच दिया है मतलब तेरे को वो क्रेडिट नहीं मिलनी चाहिए। समझ आया, बैठा दिमाग में। तो मैं सरकार से पूछा ये जो 20% माइनस करा ये क्या था, सरकार बोली ये 20% वो था जितने टाइम तूने यूज किया है, यूज किया वो तेरा अधिकार है, तू क्रेडिट ले। बट जब तू यूज करने के बाद उसको बेचने निकल गया तो जो तेरी बेच दिया है, अब जो तेरी बैलेंस क्रेडिट है तो वो हमें वापस कर दे। आपको पता है वापस क्यों करना पड़ता है, क्योंकि जब हम रियल लाइफ में कोई चीज खरीदते हैं ना तो पूरी क्रेडिट एक बार में क्रेडिट लेजर में चल जाती है, इसीलिए वो हमसे रिवर्स कराते हैं। और रिवर्स जो कराते हैं वो हमसे GSTR 3B में पे करवाते हैं सर, वही रिवर्स होता है। समझ आया, दोनों में विच एवर इज हायर हमें पे करना पड़ता है सर। देखो मैंने लिखा भी है, टोटल ITC माइनस 5% पर क्वार्टर और पार्ट दे रहा हूं, उसके निकालेंगे बैलेंस जो आएगा और यहां पर जो आएगा, दोनों में विच एवर इज हायर हमें पे करना है सर। समझ आया। पर सर रिफैक्ट्री ब्रिक्स, मोल्ड, डाइस, जिग्स, फिक्सचर जो सप्लाई किए हैं एज अ स्क्रैप सप्लाई करते हैं तो उसके ट्रांजैक्शन वैल्यू पे ही GST लगेगा सर। समझ आई कहानी। ये पूरा सेक्शन 18 एक साथ है, पूरा सेक्शन 18 एक साथ है। अब इधर उधर सेक्शन 18 के लिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं, जाने की जरूरत नहीं है सर। अगला देखो, रजिस्ट्रेशन में ट्रिकी पॉइंट एक बताता हूं, मेरे को मस्त लगता है, ध्यान से सुनना सर। सर मान लो मैं छत्तीसगढ़ में काम करता हूँ, एक्सक्लूसिवली गुड्स का काम करता हूँ, पूरा ध्यान प्लीज देना, यही एक ट्रिकी पॉइंट है सबसे ज्यादा जिसपे कंफ्यूज है स्टूडेंट। सर मैं छत्तीसगढ़ में बैठा हूँ, मैं एक्सक्लूसिवली गुड्स का काम करता हूँ, तो मेरे लिए लिमिट 40 लाख है, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज का काम करता हूँ 20 लाख है, सिर्फ सर्विस का काम करता हूँ 20 लाख है। क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। सर मैं छत्तीसगढ़ में भी काम करता हूँ और मणिपुर में भी काम करता हूँ, तो उस केस में अगर मैं एक्सक्लूसिवली गुड्स का भी काम करता हूँ तो मेरे लिए लिमिट 10 लाख है, सर्विसेज का भी काम करता हूँ तो भी मेरे लिए लिमिट 10 लाख है। क्रिस्टल क्लियर, मेरी लिमिट रिड्यूस हो गई। मैं छत्तीसगढ़ में भी एक्सक्लूसिवली गुड्स का काम करता हूँ, मणिपुर में पेट्रोल का काम करता हूँ, ध्यान दो पेट्रोल का काम करता हूँ, उस केस में मेरी लिमिट रिड्यूस नहीं होगी। क्लियर, एकदम ट्रिकी पॉइंट्स और ट्रिकी पॉइंट की बातें कर रहा हूं सर, कोई भी इधर उधर बकवास नहीं। अगर मैं इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स पे अगर मैं एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट या नॉन टैक्सेबल सप्लाई का काम करता हूं तो उस केस में मेरी लिमिट रिड्यूस नहीं होती। क्लियर। दूसरा डाउट,
सर जब हम रजिस्ट्रेशन पर्पस के लिए एग्रीगेट टर्नओवर देखते हैं तो एग्रीगेट टर्नओवर में ऑल एग्जाम सप्लाईज भी लेते हैं। तो सर वो एग्जाम जो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ लोन डिपॉजिट एडवांसेस सो फार इन द कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट डिस्काउंट, क्या इसको भी लेंगे? हाँ लेंगे, भले कंपोजिशन में नहीं लेते हैं एग्रीगेट टर्नओवर में, बट रजिस्ट्रेशन पर्पस में एग्रीगेट टर्नओवर में लेंगे। क्लियर? एग्रीगेट टर्नओवर में आउटवर्ड आरसीएम आएगा, इनवर्ड आरसीएम नहीं आएगा। मतलब मैंने किसी को प्रोवाइड किया और सामने वाला आरसीएम में पे करता है तो वो मेरे एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा। ठीक है, किसी ने मुझे सप्लाई किया, मैं आरसीएम में पे करता हूं तो वो नहीं आएगा। ठीक है, ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है जिसमें बहुत सारा स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड है। सेक्शन 23 में एग्रीकल्चरिस्ट को याद रखना। एग्रीकल्चरिस्ट कौन? इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, इन दो को बाहर किए अपन। ठीक है, फॉर नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। 40 लाख की लिमिट में 40 लाख की लिमिट में ये ध्यान रखना सर कि 40 लाख की लिमिट किन लोगों को नहीं मिलती है, ध्यान रखना। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को तो जरूर याद रखना सर, 40 लाख की लिमिट्स नहीं मिलती है सर। ये ना स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, इनको 40 लाख की लिमिट नहीं मिलती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। और इसके अलावा कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में सर ये वाले पॉइंट को लेके बहुत डाउट है स्टूडेंट्स को कि सर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में आता है, बट अगर कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, वो अगर, कहाँ गया भैया जी, कहाँ है वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन? कहाँ गया? ठीक है, अगर कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है और अगर वो इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स का काम करता है तो उसे टर्नओवर की लिमिट मिल जाती है। ये एक ध्यान रखना, ये एक चीज है जो इंपॉर्टेंट है सर। ठीक है, ये एक चीज है जो इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी होगी सर। ठीक है, इसके अलावा तो मेरे हिसाब से ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो फंसने लायक है। 30 डेज के अंदर लाइबल टू रजिस्टर, ये ठीक है, ये ठीक है, ये नहीं, ये सब में नहीं फंसते एग्जाम में, ये सब इतना नहीं घुमाएगा आपको। हम्म 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 हम्म, हम्म। ये एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन के फॉर्म्स इन केस पढ़ना चाहो विद इन 15 डेज तो ये रीड कर सकते हो। लास्ट डे तो ये इतना ही काम का है। बैंक डिटेल्स फर्निश करने का टाइम पीरियड 30 डेज है, ये याद रखना भाई, एमसीक्यू में आता है। उसके बाद उसके बाद नहीं, ये सब नहीं। ना ना, हाँ, ये नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट, मेरे हिसाब से तो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन 29 कभी कोई छोड़ के मत जाना कि सर कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जहां पर प्रॉपर ऑफिसर खुद कैंसिल कर सकता है रजिस्ट्रेशन मेरा। इसमें ये 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट अमेंडमेंट के हैं तो डेफिनेटली पढ़ के जाना है। अमेंडमेंट का है तो पढ़ के ही जाना है सर कि सर एक, डिटेल्स GSTR 1 एज अमेंडेड इन GSTR 1A में आपने डिटेल जितना डाला है उतना आपने GSTR 3B में पे नहीं किया है सर। मतलब आउटवर्ड में जितना डिटेल्स डाल रहे हो इन GSTR 3B में जितना पे करना चाहिए उसमें डिफरेंसेस है। अगर आप पे नहीं करते उतना तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। और और अगर वॉयलेट करते हो प्रोविजन ऑफ थर्ड प्रोविजो और फोर्थ प्रोविजो टू रूल 23(1), ठीक है, थर्ड और फोर्थ प्रोविजो सिंपल ये बोलता है कि सर अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ था, बाद में उसके आप रिवोकेशन के लिए गए और आपका रिवोकेशन हुआ, रजिस्ट्रेशन वापस वैलिड हुआ, तो सर जितने भी पेंडिंग रिटर्न्स है, अगर आपने पेंडिंग रिटर्न्स विद इन 30 डेज फाइल नहीं किए तो आपका रजिस्ट्रेशन वो चाहे तो परमानेंट कैंसिल कर सकता है। यही है थर्ड और फोर्थ प्रोविजो। तो मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सब पॉइंट्स तो आप रीड कर सकते हो, ये सब पॉइंट पहले से थे, इसमें नया कुछ नहीं है। यही मेरे हिसाब से एक तो क्लियर अच्छी बात है। और और मेरे हिसाब से ट्रिकी पॉइंट में तो नहीं, बाकी ट्रिकी पॉइंट नहीं है, बाकी तो ये सब थ्योरी पॉइंट्स है जो रीड करने के होते हैं सर। ट्रिकी पॉइंट नहीं है ये।
ट्रिकी पॉइंट नहीं है, ठीक है, ट्रिकी पॉइंट नहीं है। बाकी तो ये रीड करने वाला पार्ट है, सिर्फ थ्योरी जैसा पार्ट है, इसको रीड करना होता है। आते हैं टैक्स इनवॉइस में। टैक्स इनवॉइस में टैक्स इनवॉइस में इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट है, याद है ना सर? 5 करोड़ की लिमिट हो गई है सर, ठीक है। इसके बाद डायनेमिक क्यूआर कोड के लिए अभी भी टर्नओवर अपन कितना देखते हैं B2C के लिए 500 करोड़, ठीक है, 17-18 से। 4 लोगों में डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। फिर HSN वाली कहानी, ठीक है। इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई, नहीं ये सब ट्रिकी तो नहीं है यार, ये सब ऐसे कोई पॉइंट नहीं है जिसमें आप फंसे, ये इंपॉर्टेंट है। इनवॉइसिंग नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड लोकल अथॉरिटी। इसमें मेरे को जो लगता है ये वाला पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर अगर आप गवर्नमेंट को सर्विसेज दे रहे हैं तो ई इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट है। गवर्नमेंट और बिजनेस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटी किसी को सर्विसेज दे रहे हैं तो या गुड्स दे रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में ई इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप गवर्नमेंट को करते हैं तो इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट किसी और को करती है तो इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, मुझे तो लगता है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिवाइज टैक्स इनवॉइस विद इन 1 मंथ, ये तो सिंपल होता है, रिसिप्ट वाउचर, रिफंड वाउचर, ये मैंने आपको समझाया था सर। जहां पर रिवर्स चार्ज का केस है, रिसिपिएंट को विद इन 30 डेज इनवॉइस बनाना रहता है। ये बिल ऑफ सप्लाई में MCQ में आया हुआ है सर, नो बिल ऑफ सप्लाई, बिल ऑफ सप्लाई नहीं लगेगा अगर वैल्यू लेस देन 200 है, ठीक है। आप चाहो तो कंसोलिडेट भी कर सकते हो सर, ठीक है। इसके बाद और कुछ, हाँ सर, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट थोड़ा सा ध्यान रखना कि कब डेबिट नोट होता है कब क्रेडिट नोट। एकदम एक सिंपल फंडा याद रखो सर, किसी से पैसा लेने का बनता है तो डेबिट नोट, और किसी को पैसा देने का बनता है तो क्रेडिट नोट। इस फंडे से अगर एग्जाम में चलोगे तो फंसोगे नहीं सर, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट, इन केस अगर एग्जाम में थोड़ा सा टिपिकल करना रहा तो इनवॉइस के लिए ITC का टाइम पीरियड अलग देखा जाता है, डेबिट नोट के लिए क्रेडिट का टाइम पीरियड अलग देखा जाता है। इन केस अगर कोई क्वेश्चन टिपिकल बनाना चाहे तो ये हो सकता है किसी क्वेश्चन में कि वो इनवॉइस अलग टाइम पीरियड में इशू हुआ, उसका डेबिट नोट अलग टाइम पीरियड में इशू हुआ, तो सर दोनों के लिए अपना अपना क्रेडिट का टाइम पीरियड देखना, ठीक है। ये एक टिपिकल इन केस बनाना चाहे तो। ई वे बिल में ठीक है, इसमें ई वे बिल में कहाँ फंसोगे, ई वे बिल में कहाँ फंसोगे? ये 2 केस याद रखना सर, जहां वैल्यू 50,000 से कम भी है तो भी ई वे बिल जनरेट करना पड़ता है, थ्योरी में आ सकता है सर, थ्योरी में, ठीक है। बाकी तो ये सब ई वे बिल में नहीं फंसते। ये थोड़ा सा याद रख लेना, ये भी थ्योरी में एग्जाम में आया हुआ है सर कि कौन कौन से केसेस हैं जहां पर ई वे बिल जनरेट करने आपको नहीं देंगे, ठीक है। इसके बाद ई वे बिल विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड, ये ठीक है। इसमें ना एक्सेप्ट इंटीमेटिंग ज्वेलरी सर, ये थोड़ा सा याद रख लेना, इंटीमेशन ज्वेलरी से रिलेटेड आपको ई वे बिल जनरेट करना ही पड़ेगा सर, ठीक है। नॉन मोटराइज कन्वीनियंस में तो ई वे बिल होता ही नहीं है सर, ठीक है, ये बाहर है। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना सर, आपकी फैक्ट्री से लेके धर्म काटा जहां पर वेट होता है वो अगर 20 किलोमीटर के अंदर है तो ई वे बिल नहीं लगेगा। धर्म काटा से आपकी फैक्ट्री अगर 20 किलोमीटर से कम है तो ई वे बिल नहीं लगेगा। ये छोटा सा बात ई वे बिल से रिलेटेड थोड़ा ध्यान रखना सर। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स में मेरे को नहीं लगता कोई टिपिकल पॉइंट है जहां पर आप एकदम फंसिच जाओगे ना। अगर इसमें मुझसे कोई पूछता है तो सबसे इंपॉर्टेंट तो कंपोजिशन स्कीम वाला रहता है यार, कंपोजिशन स्कीम वाला याद रखना इसमें। एक तो बुक 72 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, नॉट द डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न, ड्यू डेट देखी जाती है। ये एक पॉइंट है जहां पर फंस सकते हो। और एक ये कंपोजिशन स्कीम वाला कि सर कमोडिटी वाइज स्टॉक स्टेटमेंट मेंटेन नहीं करना पड़ता कंपोजिशन स्कीम वाले को, और टैक्स डिटेल्स मेंटेन नहीं करना पड़ता इंक्लूडिंग ITC, ठीक है। बाकी तो इसमें नहीं फंसता है अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स में, ये सिंपल होता है। पेमेंट ऑफ टैक्स में जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट बात लगी थी, एक ये ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी, ये याद रखना सर। कैश लेजर में इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में मेजर माइनर हेड याद रखना, कैश कहीं भी ट्रांसफर हो सकता है, कहीं भी कैश कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हो। GST PMT 09 फाइल करो, कैश ट्रांसफर करो,
कैश कहीं भी ट्रांसफर हो सकता है, क्रेडिट ट्रांसफर नहीं होती। क्रेडिट का यूज सिर्फ आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी के लिए होता है, कैश का यूज किसी भी चीज के लिए होता है, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फाइन, फी, सब के लिए यूज कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज याद रखना सर, पहले सर प्रीवियस ईयर का टैक्स पीरियड, फिर करंट ईयर का टैक्स पे करना जाता है, फिर उसके बाद 73, 74 में अगर आपके खिलाफ कोई नोटिस वगैरह होगी तो पे करना रहता है सर। इसमें ना मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सर मैंने ना इंटरेस्ट इसको लेके ना बहुत प्यार से अमेंडमेंट में समझाया है सर, बहुत प्यार से, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट में समझाया है इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होना चाहिए, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट था ना, ये बवाल मचा के रखा है सर। कैश लेजर में क्या होता है, अगर आपके पास पहले से कैश लेजर में पैसा पड़ा हुआ है तो उस पैसे पे इंटरेस्ट नहीं लगता। समझो ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना कि अगर आपके पास कैश लेजर में पहले से पैसा पड़ा हुआ हो, आप रिटर्न फाइल करने गए हो, कैश लेजर में पहले से पैसा पड़ा है, तो जितना पैसा कैश लेजर में पड़ा हुआ है उतने अमाउंट पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, उसमें अमेंडमेंट में बहुत अच्छे से समझाया सर। कंप्यूटेशन ऑफ आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड यूटिलाइज्ड, ये ठीक है, इसमें यही बात है और कुछ नहीं है। टीडीएस टीसीएस, हाँ इसमें एक सबसे ट्रिकी पॉइंट, अगर कोई कंफ्यूज हो सकता है, इन केस अगर अति में कंफ्यूज होना ही चाहे तो थोड़ा सा टीडीएस में ध्यान रख लेना कि सर सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई और रिसिपिएंट, अगर सप्लायर छत्तीसगढ़ का है, प्लेस ऑफ सप्लाई छत्तीसगढ़ है और रिसिपिएंट अगर दिल्ली का है सर, तो उस केस में टीडीएस नहीं होता। बस ये ध्यान रखना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। और ये जो 2.5 लाख की अपन लिमिट देखते हैं ना, ये एग्रीगेट देखते हैं, मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स को ऐड करके देखते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग अलग नहीं देखा जाता है, ठीक है। इसके अलावा और कोई ट्रिकी पॉइंट तो नहीं है, नहीं। और ये जो 2.5 लाख देखते हैं एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी देखते हैं, जीएसटी हटा के देखते हैं, है ना। वैसे इसमें एक अमेंडमेंट आई थी कि सर क्या टीडीएस रिटर्न डालना तब भी जरूरी है जब नील रिटर्न हो, हाँ तब भी डालना पड़ेगा सर, कंपलसरी कर दिया है गवर्नमेंट के लिए कि टीडीएस रिटर्न डालना ही पड़ेगा, ठीक है। ई कॉमर्स ऑपरेटर के केस में टीसीएस की बात होती है, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर में अगर बायर साइड सप्लायर साइड दोनों रहेंगे तो ध्यान रखना सर, सप्लायर साइड ई कॉमर्स ऑपरेटर टीसीएस कलेक्ट करेगा सर। यहाँ पर अगर एक ही हो जाए तो फिर बायर साइड ही हो जाएगा सर, ठीक है। ये नहीं, ये सब नहीं 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 नहीं, इन सब में नहीं फंसने वाले आप। परसेंटेज नया वाला ध्यान रखना सर, नया वाला परसेंटेज एप्लीकेबल हो गया सर, ये 10 जुलाई 2024 के बाद से नया वाला परसेंटेज है, उसके पहले रहा तो पुराना वाला परसेंटेज, ठीक है। इसमें में याद रखना अदर देन 95 वाले तो आरसीएम में आते हैं, ठीक है। नोटिफाइड सर्विसेज, नोटिफाइड सर्विसेज 4 कैटेगरी की सर्विसेज जो अपन आरसीएम चैप्टर में पढ़ते हैं, बस आखिरी दिन इसमें इतना ही ध्यान रखना होता है। जीएसटीआर 7 टीडीएस वालों के लिए, जीएसटीआर सॉरी फॉर्म जीएसटीआर 7 टीडीएस वालों के लिए, फॉर्म जीएसटीआर 8 टीसीएस वालों के लिए, ठीक है। रिटर्न चैप्टर, इसमें क्या ही बताऊं, ये तो रिटर्न चैप्टर आप, मैंने इसका पूरा चार्ट से समझाया, आप इससे समझ लो पूरा क्लियर हो जाएगा रिटर्न चैप्टर। आई होप ये आपको समझ आया होगा। ये मैंने पूरा जीएसटी के ट्रिकी पॉइंट्स, आई एम नॉट सेइंग दिस इज अ मैराथन, इट्स अ ट्रिकी मैराथन, ट्रिकी पॉइंट्स मैराथन है ये। ऐसे ही मैं आपके लिए इनकम टैक्स में पूरा दिन आपको ट्रिकी पॉइंट्स बताते रहूंगा हर चैप्टर के, जहां पर आप फंसते हो, ठीक है। हर चैप्टर के ट्रिकी पॉइंट्स बताते रहूंगा ताकि आप उन ट्रिकी पॉइंट्स को कवर अप कर लो, ताकि आपका पेपर अच्छा जाए सर। आई होप मेरी बातें समझ आ रही होगी। अच्छे से पढ़ो, जो शेड्यूल दिया उसको फॉलो करो, मेहनत करो, एफर्ट्स दो, सही में अच्छे आएंगे मार्क्स, टैक्स में बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे अपन, ठीक है। चलो थैंक यू। रिटर्न का तो ये बड़ा प्यारा सा है, छोटा सा है, आखिरी दिन रिटर्न इतना ही याद रखना, इतना ही याद रखना रिटर्न। सर हम रिटर्न फाइल क्यों करते हैं, 2 रीजन है सर, हमारी टैक्स लाइबिलिटी डिटरमाइन करना है और हमारे बेसिस में सामने वाले की भी टैक्स लाइबिलिटी डिटरमाइन होती है सर, यही 2 तरीके सर, ठीक है। नॉर्मल केस में ये होता है, आप जीएसटीआर 1 डालते हो, 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ को डालते हो सर उसके बाद आप जीएसटीआर 3 भी डालते हो, 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ को डालते हो। पर सर इसके बीच में अगर आप जीएसटीआर 1 में कोई डिटेल डालना भूल गए तो उसको आप कहां डालते हो, जीएसटीआर 1A में डालते हो सर। कब तक डाल सकते हो सर, आफ्टर 11 बिफोर 20,
सर क्या एसएससी को तुरंत क्रेडिट दिख जाता है? नहीं 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 सर, वो इस बार नहीं दिखेगा उसको क्रेडिट, नेक्स्ट टैक्स पीरियड में क्रेडिट दिखने वाला है सर, अभी नहीं दिखेगा सर। सर जीएसटीआर 1 कौन फाइल नहीं कर सकता है? जिसने पिछला जीएसटीआर 3 भी नहीं फर्निश किया सर, और प्रीसीडिंग 1 मंथ, या फिर क्यूआरएमपी स्कीम वाला है तो सर प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड में जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं किया, 3 भी फाइल नहीं किया सर। सर रूल 80C 88C और रूल 88D का कंप्लायंस नहीं किया है, अभी पढ़ाऊंगा नीचे 88C और 88D क्या होता है। और जिसने बैंक डिटेल्स फर्निश नहीं किए, बैंक डिटेल्स फर्निश करने का टाइम पीरियड कितना है सर? 30 डेज। सर आप जीएसटी में जीएसटीआर 1 में अगर आपको अमेंडमेंट या रेक्टिफिकेशन करना है तो वो टाइम लिमिट सेम है सर, जो सेक्शन 16(4) की है, 30 नवंबर ऑफ द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। याद रखना, अमेंडमेंट और रेक्टिफिकेशन, जीएसटी रिटर्न रिवाइज नहीं होती है सर, जीएसटी रिटर्न कभी रिवाइज नहीं होती है। फिर अगर आप आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, B2B कर रहे हो, बिजनेस टू बिजनेस, पूरा इनवॉइस वाइज डिटेल जाएगी सर। अगर B2C है सर तो बताओ सर इंटर है कि इंट्रा है? इंट्रा है तो आप कंसोलिडेट कर सकते हो, और अगर इंटर है तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा सर कि इनवॉइस वैल्यू अगर 1 लाख से ज्यादा है तो इनवॉइस वाइज डिटेल चाहिए, और 1 लाख या 1 लाख से कम है तो कंसोलिडेट भी कर सकते हो सर। फिर आती बात क्यूआरएमपी स्कीम वाले लोगों की सर, ये क्यूआरएमपी स्कीम वही लोगों को मिलती है जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर नहीं जाता सर, और ये जीएसटी वाइज एप्लीकेबल है सर। मतलब अगर मैं चाहूं तो मुंबई में क्यूआरएमपी स्कीम चला सकता हूं और छत्तीसगढ़ में नॉर्मल स्कीम में काम कर सकता हूं सर, ऐसा काम कर सकता हूं। पर मैं ये नहीं कर सकता कि सर मैं रायपुर में क्या बोलते हैं कंपोजिशन स्कीम ले लूं और वहां नॉर्मल स्कीम ले लूं, ये नहीं हो सकता सर, ये नहीं हो सकता सर। क्यूआरएमपी स्कीम में क्या होता है सर? क्वार्टरली चलते हैं सर, तो अप्रैल और मई का हम आईएफएफ फाइल करते हैं, प्रोवाइडेड आईएफएफ हम तब फाइल कर सकते हैं सर जब हमारा आउटपुट सप्लाई 50 लाख से एक्सीड ना करे सर, तो हम आईएफएफ फाइल करते हैं, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी सर। फिर हम जून में बैठते हैं सर, फिर जून का हम जीएसटीआर 1 डालते हैं, कब तक डालते हैं? 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ को, जून मतलब 13 जुलाई तक क्लास डालना पड़ेगा सर, ठीक है। फिर हम क्यूआरएमपी स्कीम में पेमेंट करते हैं सर, और पेमेंट के लिए हम क्या करेंगे सर? अप्रैल और मई का नेक्स्ट मंथ के 25 तक जीएसटी पीएमटी 06 फाइल करते हैं और पेमेंट कर देते हैं सर। पर अगर जून मंथ की बात हो तो सर डिपेंड करेगा आप कौन से स्टेट में रहते हो सर, 22 और 24 वो डिपेंड करता है आपके स्टेट पे सर। पेमेंट करने के 2 तरीके हैं सर, पेमेंट करने के 2 तरीके सर क्यूआरएमपी स्कीम में, एक तो फिक्स सम और एक सेल्फ असेस। सेल्फ असेस में तो कोई डाउट ही नहीं है सर, बट अगर फिक्स सम की बात करें तो फिक्स सम में सरकार आपसे पूछती है सर लास्ट टाइम आप मंथली चले कि क्वार्टरली चले। मैं बोला लास्ट टाइम मैं क्वार्टरली चल रहा था, तो सरकार बोली जितना आपका टैक्स था उसका 35% पे कर दो, और अगर आप लास्ट टाइम मंथली चल रहे थे तो जितना आपका मंथली टैक्स लायबिलिटी था उसका 100% पे कर दो। सर ये क्यों बात हो रही है? क्योंकि पहले 2 मंथ जो होता है वो पहले 2 मंथ में सिर्फ आईएफएफ फाइल करता हूं सर, जीएसटीआर 1 नहीं करता हूं, तो मेरे को मेरी लायबिलिटी नहीं पता होती है, तो पहले 2 मंथ तो हमें सर फिक्स सम या सेल्फ असेस करके ही पे करना पड़ता है सर। अगर मैंने टाइम पे रिटर्न फाइल कर दिया और अगर मैंने कम भी पे किया तो मेरे पर इंटरेस्ट की लायबिलिटी नहीं आएगी, पर सर अगर मैंने टाइम पे रिटर्न फाइल नहीं किया और कम पे किया तो फिर वो मेरे से इंटरेस्ट की बातें करेंगे सर, जितना अमाउंट मैंने कम पे किया है सर। सर रूल 88C क्या होता है सर? सिंपल है सर, जितना आपने जीएसटीआर 1 में दिखाया है आउटवर्ड में उतना जीएसटीआर 3B में पे नहीं करते हो सर, चोर हो आप। तो सरकार बोलती है या तो बैठ के पे कर दे डिफरेंसेस, नहीं तो आजा लड़ लेते हैं, ठीक है। और रूल 88D क्या होता है सर? सर आपने एक्सेस क्रेडिट क्लेम कर लिए सर, क्रेडिट ज्यादा ले लिए, जीएसटीआर 3B में कम पे किया है सर, सरकार बोलती है या तो जस्टिफाई कर ले अपनी क्रेडिट को और नहीं तो फिर लड़ लेते आजा। समझ आई बात? अगला है कंपोजिशन स्कीम। सर कंपोजिशन स्कीम वालों को जीएसटीआर 4 डालना पड़ता है सर, एक ही एनुअल डलता है सर इनका, तो पर पेमेंट क्वार्टरली है, जीएसटी सीएमपी 08 18th ऑफ द मंथ आफ्टर क्वार्टर सर। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, इसके लिए जीएसटीआर 5 होता है सर, मंथली रिटर्न डालते हैं सर। इनकी लास्ट डेट क्या है? 30 डे आफ्टर द एंड ऑफ द कैलेंडर मंथ और विद इन 7 days आफ्टर द एंड ऑफ द वैलिडिटी पीरियड। ये आपको एग्जाम में देता है वैलिडिटी पीरियड सर, तो दोनों में विच एवर इज अर्लियर सर, ठीक है, ये फाइल करना पड़ता है सर। टीडीएस वालों का जीएसटीआर 7 है, मंथली जाता है सर। अगर नहीं भी टीडीएस है किसी मंथ तो भी उनको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है सर। टीसीएस वालों के लिए जीएसटीआर 8 है सर, 10th ऑफ द मंथ ई कॉमर्स ऑपरेटर फाइल करते हैं सर। फर्स्ट रिटर्न क्या होता है सर? जब कोई पर्सन लायबल टू रजिस्टर हो और कोई पर्सन को आरसी ग्रांट हो गई हो, इस टाइम पीरियड का जो रिटर्न डलता है उसको फर्स्ट रिटर्न बोलते हैं सर। सर एनुअल रिटर्न क्या होता है? साल भर का रिटर्न सर, जीएसटीआर 9 डालते हैं सर।
31 दिसंबर ऑफ द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, यही होती है सर। ठीक है, फिर क्या होता है सर, फाइनल रिटर्न। फाइनल रिटर्न कब तक डालते हैं सर, डेट ऑफ कैंसिलेशन या डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन, दोनों में विच एवर इज लेटर, और वहां से हम 3 मंथ्स काउंट करते हैं सर। ठीक है, ये यहाँ पर दोनों में विच एवर इज लेटर, और ये लिखना भूल गया मैं, वहां से ये 3 मंथ्स की काउंटिंग होती है सर। ठीक है, वहां से 3 मंथ्स का हमारे पास टाइम पीरियड रहता है, 3 मंथ्स के अंदर हमें फाइनल रिटर्न डालना रहता है सर। ठीक है, इतने टाइम पीरियड के हमें अंदर फाइनल रिटर्न डालना है सर। इसमें सिर्फ डेट्स है, एक बार आप रिवाइज करो, रिकॉल करो तो भी हो जाता है। रिटर्न इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ रिटर्न है ही नहीं सर। समझ आया, बैठा दिमाग में? बधाई हो सर, हमारा मैराथन कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।